फिलहाल में जो मुद्दा है वो गंगा की सफाई को लेकर है। महिला टूरिस्ट के साथ भी बहुत उल्टी सीधी घटनाएं अभी हाल में ही घटी है फतेहपुर सीकरी में और ताजमहल में। ये क्या छवि हमारी बनाती है? जो आपने कहा चौधरी कौन, हाँ। तो हमारा चौधरी वो होना चाहिए जो केवल गाड़ी में बैठ के चौधराहट ना दिखाए सांसद चुने जाने के बाद। यदि आरक्षण थोड़ा सा हटा दिया जाए तो जो सामान्य जन वर्ग है उनके बच्चों को भी प्रॉपरली नौकरी मिल पाएगी। मैं सांसद वो चुनूंगी जो कि हमारी परेशानियाँ, जो जनता की परेशानी है उसे अपनी परेशानी माने। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का स्पेशल चुनावी शो 24 का चौधरी कौन। हम बागपत से निकले थे और अब पहुंच चुके हैं आगरा। यहाँ 7 मई को चुनाव है और इस बीच हमारे पास कई सारी महिलाएं हैं शहर की, जिनसे हम बात करेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, वो वोट करने से पहले किन मुद्दों को तरजीह देती हैं और चुनाव में क्या क्या उनके प्राथमिक मुद्दे हैं। मैम, एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम भूमिका तिवारी है। भूमिका जी, आपके शहर का चुनाव होगा, आप सांसद चुनेंगी, तो जब आप लोग चुनने जाती हैं तो क्या मुद्दे होते हैं आपके? अब मेरे माइंड में अभी फ़िलहाल में जो मुद्दा है वो गंगा की सफाई को लेकर है। जितने भी शहर के सीवर लाइन्स हैं वो सारे के सारे गंगा में डाइवर्जेशन कर दिया जाता है और उसके बाद उस पानी को जितने तरीक़ों से भी एक इंसान यूज़ करता है उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स एक ह्यूमन पर्सन को फेस करनी पड़ती है। और जैसा कि इस देश में गंगा और यमुना को पूजा जाता है, तो आज के समय में वो चीज़ पॉसिबल फ़िलहाल तो नहीं लग रही है कि उतना पॉसिबल हो सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी प्रत्याशी जीते वो इन सब चीज़ों पर काम करे। नहीं, जो प्रत्याशी जीते वो इन पे काम करे, या आप उस पार्टी को प्राथमिकता देंगे कि जो अपने घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में इन मुद्दों को, ये भी एक बेटर आइडिया हो सकता है जो आपने दिया। बाकी तो जो भी जीते वो अगर जनता की चॉइस है तो उन्हें उन मुद्दों पर काम करना चाहिए जिससे पूरी सोसाइटी इम्पैक्ट हो रही है। अच्छा, जो मौजूदा सरकार है उनके जो एजेंडे में गंगा, उनके जो प्रधानमंत्री वो कहते हैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, तो 10 साल में जो उनके केंद्र में सरकार रही है, 7 साल में प्रदेश में सरकार है, आपको लगता है कितना नदियों में से प्रदूषण कम करने को लेकर क्या कुछ ग्राउंड पे काम हुआ है? सिर्फ वो एक मेडिसिन पानी में डाल दिया जाता है, क्लोरोफिन, क्लोरोफिन डाल दिया जाता है जिससे पानी ना तो डिटॉक्स होता है और ना ही वो पीने लायक होता है। हम अभी एक मूवी देख रहे थे जो आधे घंटे की मूवी थी और यहीं पास में एक गाँव है, वहाँ पर जो बच्चे इवन पैदा हो रहे हैं वो उनको इतनी सारी बीमारियाँ हो रही हैं, जबकि देश में जो ऑलरेडी इतनी सारी बीमारियां हैं वो बीमारियां ठीक करने के लिए हमें पूरी लाइफ तक फाइट करनी पड़ती है। आप कोई भी बीमारी ले लीजिए और जो बच्चे पैदा होते ही अगर कोई बीमारी लेकर पैदा हो रहे हैं जिसका कोई इलाज ही नहीं है, कोई एंटीट्यूड ही नहीं है, तो कैसे इस चीज़ पर काम किया जाएगा? बच्चे तो हम भी गंगा के हैं, हम भी पूछते हैं और देश के प्रधान सेवक तो ऑफकोर्स कि वो सनातनी है तो वो फॉलो करते हैं, लेकिन इस दिशा में भी तो काम करना चाहिए। आप कह रहे हैं कि पर्याप्त काम नहीं हुआ है उस मुद्दे पर? जी ठीक है, तो एक चीज ये बताइए, इन्होंने एक अलग तरह का मुद्दा रखा। हम करीब 8 शहरों से आ चुके हैं घूम के। ये इस तरह के मुद्दे आमतौर पर किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में होते नहीं है। लोग आमतौर पर विकास, शिक्षा, रोजगार जैसे मुद्दे होते हैं। क्या आपको भी लगता है कि नदियों में जो साफ सफाई है उसको लेकर क्या पार्टियों को इस तरह से एक बेहतर काम काज करना चाहिए? जी बिल्कुल सर, होना चाहिए। पहली चीज़, ये मुद्दे इसलिए नहीं उठाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे ना हर इंसान अपने लिए सोचता है, सेल्फिश वाली चीज़ आ जाती है। अगर हम बात करें गंगा, यमुना या जो भी नदियाँ हैं उनके बारे में लोग किस लिए बात नहीं करते हैं, क्योंकि जो लोग वहाँ पे नहीं रह रहे हैं, जिनके पास ऑलरेडी वाटर फैसिलिटी है, उन लोगों के पास पानी वहाँ से आ रहा है। लेकिन इस चीज़ से परेशानी किसको है? जो पिछड़ी जाति के लोग हैं या जो गांव में लोग हैं, उन लोगों के पास जो पानी आता है वो उस गंगा, यमुना, वो लोग वहाँ का पानी यूज़ करते हैं। वहीं पे वो लोग अपने जानवरों को नहलाते हैं या उनके बच्चे उसी पानी को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये मुद्दा उन लोगों के लिए ज़्यादा है, लेकिन उन लोगों की सुनवाई नहीं होती है, उन लोगों की कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, जिस वजह से ये मुद्दा सरकार तक पहुँचता नहीं है। और अगर पहुँच भी जाता है तो जब मीडिया में या न्यूज़पेपर में जब न्यूज़ कवर करनी होती है तो उसमें सफाई करते हुए दिखा दिया जाता है। बड़े बड़े टीवी एक्टर्स आते हैं, अलग अलग देश के सांसद आते हैं, ये आते हैं, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से उस पर काम नहीं किया जाता। अगर इतने सारे रूल्स रेगुलेशन हमारे देश में बनाए जा रहे हैं तो अगर ये रूल्स भी बनाया जाए कि वहाँ पे कोई भी अपने घर का कूड़ा कचरा या पूजा का सामान ना फेंके तो ये गंगा यमुना गंदी ही ना हो।
मतलब आप कह रहे हैं कि नदियों की सफाई या ऐसे जो विकास से जुड़े मुद्दे हैं वो रस्म अदायगी बनकर रह जाते हैं। हम आ रहे हैं मैम के पास। मैम एक बार प्लीज अपना नाम बता दीजिए। मैं सुभाषिनी पालीवाल। सुभाषिनी जी, यहाँ एक अलग तरह का मुद्दा सामने आया नदियों की सफाई का। इससे इतर भी लगता है कि आपको कुछ मुद्दे हैं जो महिलाओं के मुद्दे हैं, जो जन सामान्य के मुद्दे हैं, जो उपेक्षित रह जाते हैं सभी पार्टियों के घोषणा पत्र में या सरकार के क्रियान्वयन के स्तर पर। मैं तो आगरा की ही बात करूंगी क्योंकि हमें सांसद चुनना है, आगरा के लिए ही चुनना है। आगरा एक ऐतिहासिक स्थल है जिसको कि पूरे विश्व में जाना जाता है और लोग आते हैं, बड़ी उम्मीद लेकर के आते हैं। मैं चाहती हूँ यहाँ जो भी सांसद चुना जाए हम उससे अपेक्षाएं करेंगे कि वो इसको ऊपर तक लेके जाए, जिससे कि आगरा एक शोकेस बने पूरे भारतवर्ष के दर्शन के लिए। यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों को के बारे में सोचे, यहाँ की सफाई अच्छी होनी चाहिए। ये इस तरह का बनना चाहिए आगरा, जो विश्व स्तर का एक टाउन होता है उस तरह का, क्योंकि यहाँ से अच्छी छवि लोग लेके नहीं जाते हैं। ये हमेशा ही लोग जाके यही कहते हैं कि उनके संग चीटिंग हुई, उनके साथ धोखाधड़ी हुई, ऑटो वाले ने ठगा, टैक्सी वाले ने ठगा, गाइड ने ठगा और बहुत गंदगी है। लोग यही छवि लेके जाते हैं। तो हमारे सांसद इस पर सख्त तरीके से अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाएं वहाँ जाकर के। मैं समझ गया। आप चाह रही हैं कि जो पर्यटक आते हैं, देश दुनिया कहीं से भी जो पर्यटक आते हैं, वो शहर की छवि, वो शहर के लिए अच्छे ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनते हैं। नहीं बनते। पर 10 साल से आपके यहाँ एक सांसद हैं, भाजपा के सांसद हैं एसपी बघेल, और 7 साल से राज्य सरकार भी है। क्या आपको लग रहा है कि कुछ स्तर सुधरा है शहर में? नहीं, बिल्कुल सुधरा है, बहुत काम हुआ है, लेकिन अभी सतही तौर पे है। मैं उसको विंडो लेसिंग कहना चाहूँगी। अभी पूरे आगरे में काम करने की बहुत ज़रूरत है। महिला टूरिस्ट के साथ भी बहुत उल्टी सीधी घटनाएं अभी हाल में ही घटी हैं फतेहपुर सीकरी में और ताजमहल में। ये क्या छवि हमारी बनाती हैं। दुख होता है हमें ये सोच करके कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये इन चीज़ों की तरफ काम करने की अभी बहुत ज़रूरत है। सेंसिटाइजेशन पुलिस का होना चाहिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन गाइड्स का होना चाहिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन वहाँ पर काम करने वाले आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सारे लोगों का होना चाहिए और शहर के सारे लोगों का होना चाहिए कि कोई भी आता है तो अतिथि है, उसके साथ आपको कैसा व्यवहार करना है। सांसद का इसमें रोल होना चाहिए बहुत ज़बरदस्ती के। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जेंडर सेंसिटाइजेशन में सांसद क्या करेगा। क्यों नहीं करेगा? एक मिनट में मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। क्या इसकी शुरुआत हम सबको अपने घरों से नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, घरों से करनी चाहिए। लेकिन जब आपने बात की है चुनाव की और प्रतिनिधि की हमारे, तो प्रतिनिधि का भी इसमें रोल होगा। प्रतिनिधि की तरफ से ऊपर से अगर मैसेज आएगा तो हम इसको नीचे तक धरातल तक ले जाएंगे। बिल्कुल घर से शुरुआत होनी चाहिए, बिल्कुल स्कूल से शुरुआत होनी चाहिए। मैं मानती हूँ आपकी बात। माँ और पिता जब बच्चों को पालते हैं उस समय ही उनके अंदर जेंडर विभेदीकरण नहीं करें वो, तब शुरुआत होगी। वो बात आपकी बिल्कुल सच है। लेकिन क्योंकि बात यहाँ चुनाव की हुई और आपने कहा सांसद, तो मैंने कहा कि एक छवि जो बन रही है वो अच्छी नहीं। ठीक बात है कि सरकारों को इस तरह के जो संवेदनशील मुद्दे हैं उनको लेकर एक अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। मैम, टूरिस्टों की सुरक्षा को लेकर मैम ने बात की। मेरा सिर्फ टूरिस्ट ही क्यों, मेरा कहना है कि एक महिला सुरक्षा को लेकर इस सरकार के कामकाज को आप कैसे देखती हैं और एक चुनाव के एजेंडे के रूप में उसका क्या आपका आकलन है? देखिए, महिला सुरक्षा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे उत्तर प्रदेश में काफ़ी काम हुआ है। महिला पहले से ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित समझने लगी है, लेकिन अभी और हमें सुरक्षा की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें मानसिकता बदलने की। उसमें कौन किसका काम, कौन जिम्मेदार है, ये सवाल उठता है। तो मुझे लगता है जो मानसिकता बदलना है वो हमारे घर से ही शुरू होनी चाहिए कि हर बच्चे को अपनी माँ ये समझाए कि तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, हमें दूसरे को नहीं देखना, तुम अपनी जिम्मेदारी लो कि तुमने ये करना है। तो मानसिकता इस तरह बदलेगी। जैसे गंदगी की किसी भी मुद्दे को लेकर आप देखिए, जब तक कि इंसान सोचता है मैं तो गंदगी फैला लूँ दूसरा ना फैलाए, तो नहीं, मुझे अपनी जिम्मेदारी लेनी कि मुझे नहीं फैलानी गंदगी, मुझे नहीं फैलानी, मैंने दूसरों की जिम्मेदारी ले ली। तो इसमें समय तो लगेगा, लेकिन जब मानसिकता बदलेगी तो हम सोचते हैं कि हमारा शहर का विकास भी ज़रूर होगा। अच्छा, आप लोग जो जिन मुद्दों की चर्चा करते हैं, आप लोग जिन मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, वो मुद्दे मतलब सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, और लेकिन कई बार देखने में आता है कि जब हम लोग वोट करने जाते हैं, बूथ में जाते हैं, तो हम उन मुद्दों के आधार पर वोट नहीं करते हैं। चाहे गंगा की सफाई हो, चाहे विकास हो, चाहे महिला सुरक्षा हो, अक्सर जाति पे, धर्म पे वोटिंग हो जाती है। क्या आप लोग सच में उन मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं जो विमर्श में यहाँ जिन पर बात कर रही हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल मैं तो वोट देते समय करती हूँ। मैं इन धार्मिकता पे, जाति विवाद से मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करती हूँ और मैं तो देती हूँ। मैम, पहले प्लीज अपना नाम बता। मेरा नाम कामना सारस्वत है। कामना जी, आपने अपनी साथियों के मुद्दे सुने, इससे इतर आपको लगता है कि कोई मुद्दा है जो हाशिए पर है, राजनीतिक दलों के विमर्श के हाशिए पे है, राजनीतिक दल ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है? मुझे लगता है एक ये टेररिस्ट का मुद्दा
हालांकि राजनीति तरीके से पूरा ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ये भी एकदम जो मतलब आप आंतरिक सुरक्षा और सीमा पर सुरक्षा सीमाओं की सुरक्षा की भी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि सीमाएं अगर सुरक्षित रहेंगी तो मेरे ख्याल से आंतरिक सुरक्षा भी हो जाएगी, जो मुझे लगता है। तो ये जो सरकार है, मौजूदा जो सरकार है, जिसके तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव हो रहा है, मतलब वो आएंगे कि नहीं आएंगे वो चुनाव के बाद पता चलेगा, तो वो तो बहुत दावे करते हैं कि देश की सुरक्षा को हमने ऐसा कर दिया, चीन को देश की सुरक्षा को वाकई बहुत आगे पहुंचाया, लेकिन अभी भी 100% नहीं हुई है जो होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको आप डिटेल में बताएंगी कि मतलब कहाँ पर आपको कमी दिख रही है? जैसे अभी, क्योंकि हमारे ही एक परिवार का बच्चा अभी गया है कश्मीर में, जिसकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, शुभम गुप्ता, आगरा का बच्चा है वो। हाँ। तो वो इसलिए हुई है क्योंकि बाहर के टेररिस्ट थे, वो अंदर आए कैसे कश्मीर में, और जो अच्छा आप ये वो जो कश्मीर के आतंकवाद पे बात कर रही हैं, तो सरकार का ये दावा है कि उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाकर बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया और थोड़ा वक्त लगेगा, चीजें सुधरेंगी। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा वक्त लगेगा, और काफी चेंज हुआ है, क्योंकि मैं जब पहले कश्मीर गई थी और जब अब कश्मीर गई हूँ तो जमीन आसमान का अंतर अभी है। कितने साल बाद आप कश्मीर गई थी? अभी मैं करीब 12-15 साल बाद कश्मीर गई थी। तो मतलब मोटा मोटी आपको क्या मेजर हर चीज में चेंज दिखा, हालांकि ग्रीनरी उतनी नहीं दिखी मुझे, स्नोफॉल वो वाला नहीं दिखा जो मैं पहले कश्मीर में गई थी। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है। लेकिन मेंटलिस्टी, मतलब लोगों की जो मेंटलिटी है काफी चेंज हुई। मोमडन्स जो पहले वाले थे, जो आज के हमारे मुसलमान भाई हैं, वो काफी सपोर्टिंग है हमारे लिए। इस समय जो मैंने देखा काफी चेंजेस लगा मुझे। तो आप कहें कि कश्मीर बदल रहा है, पर थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा और थोड़ा। जी ठीक है मैम, आप अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर पूनम तिवारी, और मैं आपके विषय पे बात करूंगी। जो आपने कहा चौधरी कौन, हाँ, तो हमारा चौधरी वो होना चाहिए जो केवल गाड़ी में बैठ के चौधराहट ना दिखाए सांसद चुने जाने के बाद, बल्कि विकास के मुद्दों पर काम करे, शहर से लेके शहर की समस्याओं को उठा के ऊपर तक पहुंचाए, पॉलिसी डिसाइड कराने में, शहर के लिए पॉलिसी नीति निर्धारण में भूमिका अदा करे, और छोटे छोटे मुद्दों से ऊपर उठ के जाए। क्योंकि एक अगर बड़ी पॉलिसी नीति निर्धारण हो जाता है तो हम उसके क्रियान्वयन पर वो कार्य करें। ऐसा नहीं है कि हमने नीति बनवा दी, हमने ये कर दिया, केवल एक मुद्दे को छोटा सा काम करने के बाद उसका महिमा मंडन ना करके वास्तविक रूप से, यथार्थ रूप से वो काम करे, वो चौधरी हमारा होना चाहिए। ठीक है। हाँ। तो मैम आप लोग जब चुनाव में वोट डालती हैं तो क्या देखती हैं? पार्टी देखती हैं, उम्मीदवार देखती हैं, मतलब या मुद्दे देखती हैं कि कौन सी पार्टी कौन से मुद्दे उठा रही है? देखिए, मैं बेसिकली मनोविज्ञान विषय की शिक्षिका हूँ। हाँ। और मैं ये देखती हूँ कि जो व्यक्ति है उसमें कितनी वास्तविकता है, कितना रिलेवेंसी है, कितनी रिलायबिलिटी है। मतलब आप तीनों, वैलिडिटी के साथ रिलायबिलिटी बहुत जरूरी है सांसद की। तीनों उम्मीदवारों यस। तो अब मुझे बता, ऐसा नहीं है कि कथनी और करनी में अंतर हो। तीनों पार्टियों के उम्मीदवार कौन है, थोड़ा बताएंगे आप? उम्मीदवार आप बताइए हमें, फिर हम आपको बताएं कि उनके व्यक्तित्व क्या है। हम क्यों बोले? देखिए, हमारे लिए मैं उम्मीदवार, जैसे मैं मनोविज्ञान की बात आपसे कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में तो वही उम्मीदवार जो आएगा जिसको मैं फेवर करने के चक्कर में हूँ, तो मैं वो बात क्यों करूँ? आप अपनी तरफ से रखिए बात, और मैं उस बात के बारे में आपके सामने बात रखूंगी कि वो कितना। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं किस उम्मीदवार को आप वोट करेंगी, वो किस उम्मीदवार को आप वोट करेंगे ये मेरा विषय नहीं है, ये आपका विषय है। भारत में गुप्त मतदान की व्यवस्था है, ना मैं ये जानना चाहता हूँ, ना मेरी रुचि है। मेरा सवाल सिर्फ मैम ये है कि आप लोग जब वोट करती हैं, हाँ। तो पार्टी देखती हैं कि सपा को वोट करना है, बसपा को वोट करना है, बीजेपी को वोट करना है, कि उम्मीदवार को तरजीह देती हैं? देखिए, पार्टी तो एक है ही, सबसे बड़ी बात कि देश हित में कौन सी पार्टी काम करेगी। ये ऐसा नहीं होता कि कोई छोटा मुद्दा लेके आगे तक चली जाए। लंबे समय तक टिकी रहने वाली पार्टी, चूंकि ये सांसद का इलेक्शन है, देश का इलेक्शन है, एमपी का, लोकसभा का इलेक्शन है, तो इसका हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका जो स्वरूप है वो देखना होता है। तो ऐसे स्थिति में पार्टी भी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन पार्टी के साथ वो जो उम्मीदवार है, जो हमारा प्रतिनिधि बन के जाएगा, उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये भी डिसाइड करती है। ये तय है कि जब पार्टी के प्रति हमारा विश्वास होता है तो उसका बेनिफिट उम्मीदवार को मिलता ही मिलता है। ठीक बात है। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि हम फिर भी इस बात को देखें। मैम, उम्मीदवार की बात चल रही थी, क्या महिला उम्मीदवार होने से आप लोग
आप लोग चूंकि सभी आप लोग महिला हैं, क्या आपका एक ये रहता है कि महिला उम्मीदवारों को हम थोड़ा तरजीह दें? कोई थोड़ा बायस होता है क्या उम्मीदवार के जेंडर को लेकर? देखिए, बिल्कुल महिलाएं अगर हैं तो महिलाओं की बातों को ज़्यादा गहरे तरीके से समझ पाएंगी, तो ये तो है ही, तरजीह दी जाती है। पर महिलाओं का पार्टिसिपेशन भी अभी रिसेंट पास्ट में ही उभर के आया है। भाई संसद में इतनी सीटें जो मिली उनको रिजर्व हुई हैं, वो एक बड़ी बात है। पर आपने जैसे कि पूछा था, उससे ना इधर उधर होते हुए बिल्कुल शॉर्ट में हम कहना चाहते हैं कि जो हमारा मुद्दा है कि हम किसको चुनेंगे, तो अब समय आ गया है कि पर्यावरण के ऊपर केवल बात ना हो, काम हो, क्योंकि बाकी सारे मुद्दे भी तभी एंटरटेन करे जा सकेंगे जब उसके लिए हम जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उनसे बच पाएँ और उस डैमेज को हम कंट्रोल कर पाएँ, जो कि बढ़ते हुए पर्यावरण के कारण जिसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। पेड़ लगा दिए जाते हैं, वो सूख जाते हैं, उनको कोई फॉलोअप नहीं करता है। अगर पर्यावरण ठीक नहीं हुआ, हम में से कोई जीवित नहीं रहेगा, कोई राजनीति नहीं रहेगी और कुछ भी आगे नहीं सोचा जा सकता। तो मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रतिनिधि जो बहुत फोकस होकर के एनवायरनमेंट के ऊपर काम करे, हमें ऐसा कोई चाहिए। मैं ज्योतिष आचार्य पूनम वार्ष्णेय हूँ। जी मैम। मैं ज्योतिष से संबंधित बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई की, शिक्षा की बातें जन्मपत्री के द्वारा बताती हूँ। मेरे पास जो बच्चे आते हैं उनकी माताएं परेशान होती हैं सिर्फ आरक्षण के मुद्दों से। यदि आरक्षण थोड़ा सा हटा दिया जाए तो जो सामान्य जनवर्ग है उनके बच्चों को भी प्रॉपरली नौकरी मिल पाएगी। वो बेचारे पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 96%, 97, 98% तक लेके आते हैं, लेकिन उनको आगे नौकरियां नहीं मिल पाती हैं। क्यों? क्योंकि आरक्षण है। आरक्षण की वजह से वो बहुत परेशान है। तो यदि आरक्षण कम हो जाएगा, मैं ऐसा प्रधानमंत्री चाहती हूँ जो इस आरक्षण की मुद्दा को ठीक कर दे। लेकिन आपको क्या लगता नहीं है कि जो समाज में एक वंचित तबका है, जो हाशिए पर है, उनको कुछ विशेष सुविधा मिलनी चाहिए? विशेष सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, मैं ये भी सोचती हूँ, अगर एक व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है और विशेष सुविधा मिल करके वो ऊंचे पद पे बिठा दिया जाए, तो क्या उसका दिमाग का लेवल ऊंचा हो जाएगा? नहीं मैम, इसमें मैं मानती हूँ एक सामाजिक न्याय का मिलना चाहिए। एक सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत आता है कि जो कमजोर है, आपके घर में ही 3 संतानें हो, एक कमजोर है, तो उनको आप थोड़ा ज्यादा सुविधा देते हैं। बिल्कुल देते हैं, इस बात को सही है, लेकिन थोड़ी अधिक सुविधा दे करके, अगर आपको थोड़ी सी सुविधा दे दी गई और आप एक ऊंचे पद पे बिठा दिए गए, सपोज करिए, मैं कह रही हूँ एक डॉक्टर का ही पद है, अगर एक बच्चा शिक्षा के स्तर पे एक सामान्य लेवल का है और एक बच्चा शिक्षा के स्तर पर हायर लेवल का है, एक बच्चा पढ़ करके बहुत अच्छा डॉक्टर बन सकता है, लेकिन अगर आपने उसको नौकरी नहीं दी और आपने कम पढ़े लिखे को ऊंचे स्तर पे बिठा दिया, तो वो कौन सा बच्चा, आप स्वयं इस चीज का डिसीजन करिए कि कौन सा बच्चा इलाज कौन करेगा, आप बताइए इस बात को। ठीक है, ये आरक्षण का मुद्दा उठा रही मैं। और दूसरी बात, भ्रष्टाचार कम होना चाहिए। जो भी हमारे गवर्नमेंट के जितने भी विभाग हैं उनमें थोड़ा सा भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, पेपर वर्क इजी होना चाहिए। पेपर वर्क इजी होना चाहिए। मैम, ये कह रही हैं कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, पर अब तो जनरल कैटेगरी को भी आरक्षण मिलने लगा। पिछले सरकार के कार्यकाल, पिछली सरकार के पिछले कार्यकाल में 10% EWS कोटा भी शुरू हो गए। तो एक तरफ तो हम जनरल में भी आरक्षण शुरू कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम आरक्षण नहीं, मेरा मानना ये है कि कैपेसिटी, मतलब आप उसकी क्वालिटी को देखिए ना कि अगर 65% ही चाहिए या 60% ही आरक्षण क्यों, 75% अगर उसमें से आते हैं तो आए, लेकिन जो उसकी काबिलियत है उसके हिसाब से आए। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा है, उसके मार्क्स खूब 95% आते हैं और किसी के 60% आते हैं, 60% वाले का सिलेक्शन हो जाता है, 95 वाले का नहीं हो पाता है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो आगे का जो क्वालिटी डाउन होगी ना, आगे का कोई डॉक्टर बनना चाहता है और उसका क्या रिजर्व कोटे से तो आ गया वो, लेकिन क्या वो एक अच्छा इलाज कर पाएगा, क्या एक अच्छे उसको दे पाएगा? नहीं, ऐसा नहीं। चाहे कितना भी हो, उसका ज़्यादा उसमें से आ जाए, ऐसा नहीं है कि जनरल में से ही आए, ज़्यादा आए, लेकिन वो काबिलियत है। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, हमारी किताबों में नैतिक शिक्षा और संस्कार से संबंधित पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। जो भी लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, दुनिया भर की गलत हरकतें हो रही हैं, अगर माएँ सभी वर्ग की, सभी कास्ट की, सभी लोग अपने अपने बच्चों को, लड़का हो या लड़की हो, संस्कार देंगे और नैतिक शिक्षा देंगे बराबर से, तो शायद जो अपराध के वो है श्रेणी, अपराध की कैटेगरी, वो कम से कमतर होती चली जाएगी। ठीक है, ये मैम कह रहे हैं कि नैतिक शिक्षा का बड़ा महत्व है नागरिक के निर्माण में,
पर ऐसा ज़्यादातर चुनावी पार्टियों की जो पार्टियां हैं उनके घोषणा पत्र में दिखता नहीं है। आप किन मुद्दों पर वोट करती हैं? मैं सांसद वो चुनूंगी जो कि हमारी परेशानियाँ, जो जनता की परेशानी है, उसे अपनी परेशानी माने और वाकई में उस पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव कुछ करे, एक्शन करे। बहुत सारी परेशानियाँ, एक परेशानी तो है नहीं। तो ये ऐसा बंदा जो कि आम जनता के साथ घुले मिले, ये नहीं कि उसको पोस्ट मिल गई, उसको पावर मिल गई, वो अपना बढ़ गया। वो अपना ना सेल्फिश होके वो सबके लिए करे, सबके लिए वर्क करे सब। और वैसे भी अब आगरा में देखा जाए या भारत में देखा जाए, पहले जब मैं छोटी थी तो मुझे ऐसा लगता था कि इंडिया गरीब कंट्री है, मुझे थोड़ा शर्म से आती थी। पर आज मुझे प्राउड लगता है, इतना इम्प्रूवमेंट आया है, ऐसी बात नहीं है। और बाहर निकलती हूँ तो आई फील प्रोटेक्टेड। बिफोर कुछ सालों पहले थोड़ा प्रोटेक्टेड महसूस नहीं करते थे, अब मैं 2 बजे भी हाईवेज पे जाती हूँ तो आई फील प्रोटेक्टेड। तो मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट तो आया है। परेशानियाँ इतनी है कि सॉर्ट आउट होने में टाइम लगेगा, सॉल्व होने में टाइम लगेगा। पर अगर इन्होंने जैसे अभी मैं 1, 2, 3, 4 साल से देख रही हूँ, मुझे तो सही लग रहा है, बट कितना कुछ इम्प्रूव होने के लिए बाकी है। मतलब आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ है और बहुत कुछ करने की जरूरत है। सांसद हैं वो विधायक बनते हैं, उनको एक पोस्ट दे दी जाती है, एजुकेशन मिनिस्टर अलग है, हेल्थ मिनिस्टर अलग है। उसी तरीके से आप समझिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये लोग इम्प्रूवमेंट तो बहुत कर रहे हैं। पहले रोड्स बहुत टूटी हुई थी, ठीक तो करी, बट जब कॉलोनीज बन चुकी हैं, सिकंदरा का हाईवे अगर एक कॉलोनी है तो वाई वहाँ पे ट्रक चलते हैं, वो भी हाईवे ट्रक, और वहाँ इतने भयंकर एक्सीडेंट होते हैं, छोटे छोटे बच्चे वहाँ से निकलते हैं। तो थोड़ा बहुत वहाँ फ्लाईओवर बनना चाहिए। तो क्या आपने अपने सांसद से ये मुद्दे उठाए? मैं अभी तो नहीं, एक बार तो मैंने थोड़ा बहुत बोला था, पर आगे चल के सब लोग अगर चाहेंगे तो प्रयास करें तो क्या पता, क्योंकि वो गुरुद्वारा जो सिकंदरा की तरफ जो हाईवे है वो वहाँ से बच्चे एक्टिवा निकल क्योंकि उनकी कॉलोनी है और वो ही हाईवे है। तो ये चीज़ का ध्यान, क्योंकि गवर्नमेंट को बताएंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा कि ये चीज़ उधर हो रही है। आप प्लीज़ वहाँ पे हाईवे बना दीजिए, क्योंकि मेट्रो तो बन ही रहा है और हाईवे बन जाएगा तो वो चीज़ सुरक्षित हो जाएगी। ये चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। और एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि सिर्फ एक पीरियड स्पिरिचुअल होना चाहिए हर बच्चे का। उससे क्या होगा, उनका माइंड सेटअप ना पॉजिटिव अच्छा हो जाएगा। ये सही है कि ये गलत है, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। आप सर मेरा मुद्दा इस बार रहेगा एंटरटेन। हमारे जो टीवी सीरियल्स होते हैं, हमारी जो मूवीज़ होती हैं, हमारे जो ऐड आते हैं टीवीज़ में, हमारे बच्चे उनको देखते हैं, उससे उनकी मानसिकता तय होती है। अब सपोज करिए कि वो चीज़ें देखी, उसमें ज़्यादातर स्त्रियों को बड़े अलग तरीके से एक वस्तु की तरह दिखाया जाता है। अब वो बच्चे हमारे एक्साइटेड होते हैं और उस चीज़ से क्या होता है कि वो इस कारण से मुझे लगता है ये अपराध बढ़ाने में बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं बड़ा खुल के इस चीज़ पर बोल रही हूँ, एक लेडी के लिए बोलना बड़ा अलग चीज़ है। हाँ। लेकिन मैं आपको सच में बोल रही हूँ कि पॉर्न भी जो होता है ना, उससे भी ज़्यादा गलत आज के समय में मूवीज़ और टीवी सीरियल्स और उन सब चीज़ों का रोल है। तो ये अपने जो बच्चे युवा हैं जो किशोरावस्था में कदम रख रहे हैं, ऑलरेडी वो हार्मोनिकल चेंज से जूझ रहे हैं। मोबाइल है, ये समय इनका करियर बनाने का होता है। उसी समय वो लोग इस गलत एंटरटेनमेंट के कारण, इससे प्रभावित होकर और हार्मोनिकल चेंज के कारण वो मिसगाइड होते हैं। और वो कोएड एजुकेशन है, तो उस कारण से क्या होता है कि वो जहाँ मिलजुल कर एक अच्छे समाज का या अपने देश के उत्थान के लिए अच्छी एजुकेशन में आगे बढ़ सकते हैं, तो मतलब वो उसकी जगह ना सर मार्ग भटकते हैं। दोस्ती चल रही है, वैलेंटाइन डे चल रहे हैं, दुनिया भर की। मैंने ये बोला कि एक पीरियड स्पिरिचुअल होना चाहिए, ग्राउंडिंग होनी चाहिए बच्चे की। सरकार को एंटरटेनमेंट पे काम करना चाहिए ना, जो बच्चा का जब स्पिरिचुअल मैं फिर कह रही हूँ स्कूल में जो बच्चा है एजुकेशन चले ताकि बच्चों सर एडवर्टीजमेंट का या टीवी सीरियल्स का, मूवीज का बहुत फर्क पड़ता है। उसमें इतना ज्यादा वल्गर चीजें दिखाई जा रही है और बड़े तरीके से सजा के जैसे प्लेट में पेश किया जाता है, मालूम ही नहीं पड़ा क्या हो रहा है। ठीक है, आपका मुद्दा समझ गया। पूरी यंग जनरेशन भटक रही है उससे। बहरहाल किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में इस तरह के मुद्दे नहीं है। चलिए, आपने आगरा की प्रबुद्ध महिलाओं को सुना कि उनके क्या मुद्दे हैं। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सुझाव निकलकर सामने आए। नदियों की सफाई पर जोर होना चाहिए, और एक बहुत ही अच्छा सुझाव उन्होंने दिया कि सीरियल में जिस तरह से महिलाओं का चित्रण हो रहा है वो भी समाज में अपराध को बढ़ावा दे रहा है और महिलाओं के प्रति एक विद्वेष पैदा कर रहा है। हम इस तरह के शहरों में घूमते रहेंगे, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि मतदाताओं के क्या मुद्दे हैं, वहाँ का राजनीतिक मिजाज क्या है। आप बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ और देखते रहिए 24 का चौधरी कौन।